नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने एक विवादास्पद बयान दिया है। अंसारी ने कहा है कि हिंदू राष्ट्रवाद चिंता का विषय है। यह भी कहा कि धार्मिक आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है, राष्ट्रीयता को लेकर विवाद पैदा किया जा रहा है। इसके साथ ही देश में असुरक्षा का माहौल बनाया जा रहा है, देश में एक धर्म के लोगों को उकसाया जा रहा है, साथ ही देश में असहिष्णुता को हवा दी जा रही है। हामिद अंसारी ने ये बातें इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही है और अब ये बयान जिसको लेकर अब चारों ओर से निंदा होती हुई नजर आ रही है, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि देश में असुरक्षा का माहौल है, एक धर्म के लोगों को उकसाया जा रहा है, असहिष्णुता को हवा दी जा रही है। ये बयान हामिद अंसारी की तरफ से दिया गया है और सवाल यही है कि आखिर कौन वो लोग हैं जिन्हें टारगेट करते हुए ये हामिद अंसारी की तरफ से कहा गया कि धार्मिक आधार पर बांटा जा रहा है। It wants to distinguish citizens on the basis of their faith, give vent to intolerance, insinuate otherness, and promote disquiet and insecurity. तो सुना आपने, हामिद अंसारी के ऐसे विवादित बयान का भी कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं। खैर, आपको हामिद अंसारी के इस बयान का असल मायने समझना हो तो आपको ये जरूर जानना होगा कि आखिर हामिद अंसारी ने ये बयान दिया कहां है, किस मंच पर दिया है और किन लोगों के बीच ये बयान दिया है, और कैसे आप सच जानने के बाद समझ जाएंगे कि हामिद अंसारी जिस मंच पर बोले थे वो था भारत विरोधी मंच। जी हां, कार्यक्रम था इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल का, जो जमाते इस्लामी समर्थित संगठन है। IAMC अमेरिका में भारत विरोधी अभियान का हिस्सा है। IAMC पर कोरोना संकट के नाम पर ठगी का आरोप है। IAMC के संस्थापक ने रोहिंग्याओं के नाम पर चंदे की वसूली की। IAMC के प्रमुख सदस्यों ने ICNA का भी नेतृत्व किया है। ICNA अमेरिका में जमाते इस्लामी पाकिस्तान का विंग है और इस वक्त बीजेपी नेता अमित मालवीय हमारे साथ मौजूद है। अमित जी, ये एक ऐसे मंच पर बयान दिया गया हामिद अंसारी की तरफ से जो कि देश विरोधी माना जाता है, लेकिन क्या ये देश की छवि को खराब करने वाला बयान नहीं है? देखिए, अगर आप हामिद अंसारी जी के पिछले कुछ सालों के बयान देखेंगे तो वो इसी प्रकार के मंच से दिए गए हैं, चाहे वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का प्लेटफॉर्म हो, चाहे इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल का प्लेटफॉर्म हो। इन सब के तार आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। खास तौर से इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल पिछले कई वर्षों से इंडिया के खिलाफ लॉबिंग करता आ रहा है, बार बार इंडिया को ब्लैकलिस्ट करने के प्रयास करता है, डोनर से पैसे इकट्ठा करता है, सिर्फ इसलिए ताकि भारत की छवि को धूमिल किया जा सके। और आज से ही नहीं, 2013 में भी जब कांग्रेस की UPA सरकार थी तब भी इस प्रकार के प्रयास किए गए। US और इंडिया के बीच में जो न्यूक्लियर डील थी उसको रद्द कराने के लिए प्रयास किए गए। तो ये किसी भी रूप से हिंदुस्तान के हितैषी मंच नहीं है और ऐसे मंचों पे जब हामिद अंसारी जाते हैं तो सवाल खड़ा होता है कि सोनिया गांधी ने इनको 2 बार उपाध्यक्ष क्यों बनाया। लेकिन अमित जी, बार बार सवाल यही खड़ा होता है कि कौन वो लोग हैं जिसकी वजह से लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सीधे तौर पर हामिद अंसारी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए, असहिष्णुता को हवा दी जा रही है, धार्मिक आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है। कौन वो लोग हैं? सीधे तौर पर नाम क्यों नहीं लिया जाता? देखिए, हामिद अंसारी जी के पास अब कुछ काम बचा नहीं है तो इस प्रकार के मनगढ़ंत बयान देते हैं। हिंदुस्तान में आज सब खुश हैं, तरक्की कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं और ये हामिद अंसारी जैसे लोगों की राजनीति को सूट नहीं करता है, इसलिए इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करें तो हामिद अंसारी जैसे लोग इस देश के उपाध्यक्ष बन जाते हैं, लेकिन अगर देश और राष्ट्रवाद की बात करें तो हामिद अंसारी जैसे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि सोनिया गांधी के इशारे पर उनके प्यादे इस प्रकार के बयान अलग अलग मंचों पर देते रहते हैं। ये कांग्रेस का इकोसिस्टम है जो बार बार देश को कमजोर करने के लिए ऐसे प्रयास करता है। ठीक है अमित मालवीय जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जिनका साफ तौर पे कह रहा है कि देखिए, जिस मंच पर हामिद अंसारी ने बयान दिया है वो भारत के खिलाफ ही
लॉबिंग करते हैं और इस तरीके से बयान सीधे तौर पर देश की छवि को धूमिल करते हैं, जिसमें यह साफ तौर पे कहा गया कि देखिए हिंदू राष्ट्रवाद चिंता का विषय है, एक धर्म विशेष के लोगों को उकसाया जा रहा है। और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का विवादास्पद बयान जो सामने आया है, इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस इस बयान का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसे देश की छवि बिगाड़ने वाला बयान बताया है। यहां देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो हर चीज पर एक भारत की छवि को बिगाड़ने के लिए लग जाएंगे। विदेशी मंच पे बैठ के ऐसे दिखाएंगे जैसे भारत के अंदर में एक बहुत खराब माहौल बन गया है। प्रधानमंत्री जी विदेश जाते देश की छवि सुधारने के लिए, और कुछ लोग का एजेंडा होता है कि विदेश में जाकर भारत की छवि को धूमिल करने के लिए। कुछ व्यक्ति या समूह पूरे देश की भावना नहीं बनती है, तो हामिद अंसारी जी को ऐसे मौके पर जब चुनाव हो रहा है इस प्रकार की बात बोलकर वो क्या कहना चाहते हैं वो उनको स्पष्ट करना चाहिए। सबसे ज्यादा बंटवारा अगर किसी ने किया, किसी उपराष्ट्रपति ने किया, अपने पद पे रहते हुए किया, तो ये हामिद अंसारी थे। ये पूरा देश जानता है। और ये आदमी कहता है कि धार्मिक आधार पे बंटवारा हो रहा है। मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि इतने महत्वपूर्ण पद पे रह चुके हैं, लेकिन उनको अपनी गरिमा नहीं है तो वो पद की गरिमा क्या समझेंगे। आपने तो उन लोगों को अपने पार्टी में रखा हुआ है, उन लोगों को सांसद बनाया हुआ है जिन्होंने गांधी के हत्यारों की लगातार जय जयकार की है, जिन्होंने गोडसे को अपना आइडियल माना है, आदर्श माना है, और जिन्होंने हेमंत करकरे जैसे शहीदों के ऊपर कितनी अभद्र टिप्पणियां करी। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी और पर टिप्पणी करने से पहले चुनी हुई सरकार से कुछ सवाल पूछने बहुत जरूरी है। हामिद अंसारी ने जिस तरह की भाषा बोली है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश एकजुट है, इकट्ठा है, सबका साथ सबका विकास है, ये देश सबको साथ लेकर चल रहा है, उस वक्त भारत विरोधी संस्था के मंच पर जाकर भारत के बारे में, भारत को बदनाम करना ये देश कहीं से स्वीकार नहीं करेगा। उनको माफी मांगनी चाहिए इस देश से, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर छत्तीसगढ़ में गॉडसे की पूजा की बात न की जाती, महात्मा गांधी को गालियां न दी जाती, हरिद्वार के अंदर तलवारें निकाल के मुसलमानों के कत्लेआम का नारा न लगाया जाता, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 80% 20% के बीच चुनाव की बात न करते और देश का प्रधानमंत्री सुनता रहता, एक लफ्ज नहीं बोलते, तो शायद हामिद अंसारी को यह बयान नहीं देना पड़ता। हामिद अंसारी साहब ने जो बयान दिया है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जिम्मेदार हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज से मिशन पंजाब शुरू कर दिया है। इसके लिए आज वो पंजाब के दौरे पर हैं। थोड़ी देर पहले वो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे। इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू भी उनके साथ मौजूद थे। इस दौरान उनके साथ पंजाब में चुनाव लड़ने जा रहे कांग्रेस के 117 उम्मीदवार मौजूद रहे। ये सभी लोग स्वर्ण मंदिर में लंगर भी लेंगे। इसके बाद राहुल गांधी दुर्गियाना मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। राहुल गांधी भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल भी जाएंगे। इसके बाद वो सड़क से जालंधर रवाना होंगे और वहां एक वर्चुअल रैली में हिस्सा लेंगे। राहुल गांधी के दौरे को लेकर सबकी नजर पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के चेहरे पर टिकी हुई है कि आखिर कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, क्योंकि इसकी मांग लगातार पंजाब कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। और ऐसे में अमृतसर से ये तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ देर पहले जब राहुल गांधी वहां पर पहुंचे तो तमाम वो उम्मीदवार उनके साथ मौजूद रहे। एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की गई। राहुल गांधी यहां पर पहुंचे चुनाव प्रचार अभियान को धार देने के लिए। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू मौजूद थे, मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद थे और तमाम प्रत्याशी राहुल गांधी के साथ स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने पहुंचे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी श्री हरिमंदिर साहिब में पहुंचे हैं, जिसे गोल्डन टेंपल भी कहते हैं। पंजाब चुनाव के प्रचार अभियान की शुरुआत राहुल गांधी यहां से कर रहे हैं। इसके बाद दुर्गियाना मंदिर भी जाएंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस वक्त राहुल गांधी दिख रहे हैं, एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू हैं, वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और राहुल गांधी यहां से दुर्गियाना मंदिर जाएंगे, फिर वाल्मीकि मंदिर जाने का उनका प्रोग्राम है। और उसके बाद राहुल गांधी यहां से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक जनसभा, जो वर्चुअल जनसभा है, उसको संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच कौन बनेगा मुख्यमंत्री की जंग के बीच राहुल गांधी इस दौरे से ये कोशिश कर रहे हैं संदेश देने की कि चन्नी और सिद्धू साथ हैं और कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ रही है।
सफलता पाने की कोई उम्र नहीं होती, इसे मेहनत और लगन से किसी भी उम्र में हासिल किया जा सकता है। और यही हमने अपनी पहल बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हर बच्चे में देखी है। आइए एक नजर डालते हैं नीलकंदन नायर और प्रसिद्धि सिंह पर, जो इस हफ्ते बायजूस यंग जीनियस पर दिखाई देंगे। ഞാൻ എൻ്റെ 6ാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ കളരിപ്പയറ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നു കളരിപ്പയറ്റിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും കഥകളും ഒക്കെ. അപ്പം എനിക്കും കളരിപ്പയറ്റിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി. നീലകണ്ഠൻ്റെ അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ വളരെയധികം അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ അവനെ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ടായ കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ നല്ല ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഫോക്കസ്ഡ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത്രയും കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്, 4 കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് ഇന്നേ വരെ അവൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ കളരിപ്പയറ്റ് എപ്പോൾ പെർഫോം ചെയ്താലും എപ്പോഴും സ്റ്റിക്കും സ്വോർഡും ഫ്ലെക്സിബിൾ സ്വോർഡുമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतना पॉपुलर होगा और इतना कुछ आगे करेगा. Kalari is not just a martial art for me. It has become my way of life. I will dedicate my life to this art. मैं प्रसिद्धि हूँ और मैं प्रसिद्धि फॉरेस्ट फाउंडेशन की फाउंडर हूँ. मेरे फाउंडेशन का एम है कि अवेयरनेस स्प्रेड कर सकूँ मैं एनवायरनमेंट के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में. इस इनिशिएटिव को सोचा है कि सिर्फ चेंगलपट्टू और तमिलनाडु तक रिस्ट्रिक्ट करके ना रखूं, मैं पूरे वर्ल्ड में इसे फैलाऊं. इतने कम उम्र में जिस तरह से वो गवर्नमेंट ऑफिशियल, टीचर्स, प्रिंसिपल्स से बात करती हैं, ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है. प्रसिद्धि को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से यंगेस्ट फूड फॉरेस्ट क्रिएटर का अवार्ड मिला 2020 में. उसके बाद जब इसने 13,500 ट्रीज लगाए तब इसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इन द कैटेगरी ऑफ सोशल सर्विस मिला. मेरा ड्रीम है कि मैं 2022 तक 1 लाख पेड़ लगाऊं. तो पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन होने के बाद आज पहली बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी पंजाब पहुंचे, जहां पर वो तमाम उम्मीदवारों के साथ स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकते हुए नजर आए. आज से मिशन पंजाब शुरू कर दिया गया है और ऐसे में शक्ति प्रदर्शन की ये तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 117 उम्मीदवारों के साथ आज राहुल गांधी मौजूद रहे. एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू उनके मौजूद है, इसके साथ ही मुख्यमंत्री भी मौजूद है. अरुण मेरे सहयोगी मौजूद है, सीधे लाइव उनका रुख कर लेते हैं. अरुण, देखिए नेतृत्व परिवर्तन के बाद पहली बार राहुल गांधी यहां पर पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से पिछले दिनों से लगातार कांग्रेस पार्टी में उठापटक देखने को मिल रही थी, ये दौरा तो खास है, लेकिन क्या संकेत, क्या संदेश आज देने की कोशिश? देखिए, राहुल गांधी हरमंदिर साहिब में आकर के उन्होंने पहले अरदास की, मत्था टेका, उसके बाद लंगर छका. यहाँ पर बहुत महत्व होता है गोल्डन टेम्पल के प्रसाद का, वो ग्रहण किया. और सबसे जरूरी संदेश जो उनको देना था वो ये कि नवजोत सिंह सिद्धू और सरदार चरणजीत सिंह चन्नी ये दोनों एक साथ हैं, एक पेज पर हैं. मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों के बीच कोई कटुता नहीं है. साथ ही साथ पार्टी ने 8 को छोड़ करके 109 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवार भी तय कर दिए. वो सारे उम्मीदवार भी यहाँ थे, जिसमें कुछ विधायक भी हैं. वो सारे इकट्ठा होकर के एक साथ राहुल गांधी के साथ यहाँ पर हरमंदिर साहिब में आए थे. उसके बाद वो जालियांवाला बाग गए. जालियांवाला बाग पंजाब के लोगों के इमोशन से जुड़ा हुआ है. स्वतंत्रता आंदोलन के समय किस तरह से लोगों की भावनाएं उससे जुड़ी थी. बैसाखी के मेले के बाद जिस तरह से अंग्रेजों ने गोली चलाकर सैकड़ों लोगों की जान ले ली थी, शहीद कर दिया था उनको, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, उनको भी जाकर के वहां पर याद किया, प्रणाम किया. तो कोशिश ये है राहुल गांधी की कि सारे तबके जितने भी हैं पंजाब के, अब थोड़ी देर बाद वो दुर्गियाना मंदिर जाएंगे, यानी जो हिंदू वोटर हैं उनको भी, उनके भी देवता, उनके भी देवी के यहाँ जाके पूजा अर्चना करेंगे. उसके बाद वाल्मीकि मंदिर उनको जाना है. कांग्रेस पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी को एक दलित चेहरा दिया है. 32% जो वोटर हैं वो दलित हैं. और वाल्मीकि मंदिर, रामायण के रचयिता वाल्मीकि के मंदिर जाकर के वहां पर थोड़े देर के लिए वहां भी उनका एक प्रोग्राम है. तो कोशिश राहुल गांधी की ये है कि पंजाब में हर तबके को छुआ जाए, पार्टी के नेताओं को एकजुट किया जाए और एकजुट दिखना भी चाहिए. इस वक्त मैं तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं, मेरे पीछे थोड़ी दूर पर उनकी बस है जहां पर वो सारे विधायकों के साथ बैठे हैं. अब तक वो इस गाड़ी में थे, थोड़ी देर पहले तक इस गाड़ी में वो ट्रेवल कर रहे थे, लेकिन अब वो बस में हैं जहां पर पार्टी के जो सारे विधायक हैं या फिर उम्मीदवार हैं, मुख्यमंत्री हैं और सिद्धू हैं, वो सारे इकट्ठा हैं.
बिल्कुल। और अरुण, लगातार जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी वो भी हम देख रहे थे कि किस तरीके से पार्टी पूरी की पूरी खेमे में बटी हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या मुख्यमंत्री पद को लेकर, चेहरे को लेकर किसी तरीके का कोई संकेत या ऐलान हो सकता है? क्योंकि लगातार मांग कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से यही उठ रही है कि चेहरा तो बता दीजिए, किसके दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी की कोशिश ये है, सोनिया गांधी की कोशिश ये है कि सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाए, जिससे कि न सिद्धू नाराज हो, न ही दलित वोटर नाराज हो। क्योंकि अगर आपने चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया है और 3 महीने बाद ही अगर आप ये घोषित कर दें कि सिद्धू होंगे मुख्यमंत्री, तो भी दिक्कत है। और ये कह दें कि चन्नी बनेंगे मुख्यमंत्री, तो भी सिद्धू और उनके जो जाट सिख हैं उनके अंदर नाराजगी का डर है। तो पार्टी तो ये चाहती है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़े, लेकिन हाँ, पार्टी के एक तबके की ये मांग जरूर है। और वो मांग ये है कि चरणजीत सिंह चन्नी को ही मुख्यमंत्री पद पर प्रोजेक्ट कर देना चाहिए, ताकि दलित वोटर जो 32% हैं वो एन मास चंक के रूप में सामने आए और इकट्ठा होकर के वोट करें। हालांकि पंजाब के इतिहास में दलित वोटरों ने कभी भी एन मास यानी इकट्ठा होकर के वोट नहीं किया है, लेकिन कोशिश कांग्रेस पार्टी की यह है कि सबको इकट्ठा दिखाया जाए, सबको एकजुट दिखाया जाए। और मैं आपको तस्वीरें फिर दिखाता हूँ जरा। ये देखिए, ये जो बस है, राहुल गांधी इसी बस में हैं और पार्टी के जो तमाम विधायक हैं, पार्टी के नेता हैं, उनके साथ बैठे। तस्वीरों में देखिए राहुल गांधी हाथ हिला करके जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के ठीक सामने उनका अभिवादन कर रहे हैं। और आप देखिए, कोशिश जरूर लोग कर रहे हैं यहाँ पर कि राहुल गांधी से मिल सकें, लेकिन राहुल गांधी बस में बैठे हैं और अब यहाँ से वो दुर्गियाना मंदिर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर वो पूजा अर्चना करेंगे। तो इस बस के जरिए राहुल गांधी पार्टी में, संगठन में, सरकार में एकता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबको इकट्ठा रख के, एक साथ लेकर के वो पंजाब में आज ये संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार शुरुआत आज, अभियान की शुरुआत आज से उन्होंने संदेश ये देना चाहते हैं कि उनकी पार्टी में सिर्फ फुटबॉल नहीं है, क्योंकि जिस तरह की चुनौती कांग्रेस को इस वक्त आम आदमी पार्टी से मिल रही है वो बहुत मुश्किल चुनौती है। और राहुल गांधी ये जानते हैं कि अगर पूरा कुनबा इकट्ठा होकर पूरी ताकत के साथ ये चुनाव नहीं लड़ेगा तो नतीजे सकारात्मक नहीं आएंगे। बिल्कुल। और पंजाब कांग्रेस में अगर पावर स्ट्रगल के 3 चेहरों की बात की जाए तो सुनील जाखड़, चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू ही है। और ऐसे में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है। ऐसे में चुनौती राहुल गांधी के सामने, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी के सामने यही है कि एक बार फिर से उस जीत को दोहराया जाए। लेकिन आज इस मिशन के आगाज के बाद क्या लगता है कि किस तरीके से समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे? क्योंकि आप देखिए, चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में अगर दिग्गजों का रैला यहाँ पर नजर आ रहा है तो जाहिर सी बात है तस्वीर भी बदलती हुई नजर आएगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है अपने बलबूते छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, कुछ लोगों का सहयोग है, वहां जरूर बहुजन समाज पार्टी से जो लोग गए थे, और पंजाब में। अब पंजाब में चूंकि चुनाव हो रहे हैं तो अब पार्टी उम्मीद कर रही है कि यहाँ पर उसकी सरकार आ जाएगी। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद जिस तरह से स्थिति बहुत तेजी से बदली, अमरिंदर सिंह से इस्तीफा लिया गया, चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया गया मुख्यमंत्री और नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस पार्टी के बारे में लोग ये कहने लगे थे कि पंजाब एक ऐसा स्टेट था जहां पार्टी की संभावनाएं बहुत अच्छी थी। लेकिन इन सब घटनाओं के बाद और जिस तरह से हर रोज चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बयानों में मैच नहीं होता, दोनों लीडरशिप को लेकर अलग अलग बयान देते हैं, उससे पार्टी के काडर में संदेश सही नहीं। अगस्त 21 में व्यक्त की जा रही थी, उसको उस समय रोक दिया गया। थर्ड वेव जब आई भी, तब तक हम लोगों ने वैक्सीनेशन के लक्ष्य को काफी बड़े पैमाने पर आगे बढ़ा दिया था। अगर हम लोग देखेंगे तो भारत में बनी हुई वैक्सीन, ये दोनों वैक्सीन दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन में से एक है। और इस वैक्सीन का परिणाम है कि थर्ड वेव के प्रभाव को कम करने में इसकी भी बड़ी भूमिका है। मुझे प्रसन्नता है कि भारत के वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश ने अपने यहां अक्षरशः लागू किया और हम लोगों ने नेशनल एवरेज से अच्छी संख्या में यहां पर वैक्सीन दिए हैं। प्रदेश के अंदर हम लोग 98% लोगों को, 98% से अधिक लोगों को हम लोगों ने अब तक वैक्सीन उपलब्ध करवाए हैं। और अगर मैं जनपद वैक्सीन की डोज पूरे उसमें देखूं तो 25 करोड़ 34 लाख वैक्सीन की डोजेज हम लोगों ने प्रदेश में दी हैं और अकेले बिजनौर जनपद में लगभग 43 लाख 28 हजार वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध कराई जा चुकी है। यहां पर जो फर्स्ट डोज दी गई है
लगभग 97% लोगों को दी गई हैं और प्रदेश में हम लोग इस लक्ष्य को लगभग 98.5% तक पहुंचा चुके हैं। सेकेंड डोज जिन लोगों ने ली है 64% से अधिक लोगों ने बिजनौर में ले ली है और प्रदेश में लगभग 67% लोगों ने। तो योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो कि एक के बाद एक अस्पतालों का दौरा करते हुए वहां की जमीनी हकीकत बताते हुए कि किस तरीके से सरकार पूरी तैयार है कोविड के नए वेरिएंट से लड़ने के लिए।